जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों ने मेलों में, त्योहारों के अवसर पर मिठाई की दुकानों में देखा होगा कि मिठाइयाँ जब वो थाल उनके बड़े बड़े ऊंचे लगे होते हैं तो उसके ऊपर बर्क लगी होती है। बर्क यानी कि सिल्वर फॉइल मिठाइयों के ऊपर चिपका दी जाती है। सिल्वर फॉइल का मिठाई के स्वाद से कोई मतलब नहीं होता, फिर भी सिल्वर फॉइल इसलिए चिपकाई जाती है कि उसे देखकर आकर्षित होते हैं। सिल्वर फॉइल क्योंकि चमक आती है, रिफ्लेक्ट करती है लाइट उनसे, तो वो चमक आपको आकर्षित करती है। तो इस सिल्वर फॉइल का बर्क का और राजनीति का आपस में क्या रिश्ता है, ये हम आज बताने जा रहे हैं आपको। आज का विषय है राजनीति में रोजगार। ये वीडियो यहाँ हिंदुस्तान के युवाओं के लिए समर्पित है। युवा युवती सभी, और ख़ास तौर से जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए मैं कहता हूँ कि राजनीति में रोजगार के अवसर है। अब ये रोजगार के अवसर कैसे हैं, मैं इसके बारे में बताऊँगा। मैं गोपाल अग्रवाल, हमारा चैनल है गोपाल अग्रवाल लर्निंग। इस चैनल में आपके प्रयोग इस्तेमाल के लिए बहुत अच्छे वीडियो आपको ख्यालात मिलेंगे। तो बर्क के बारे में साथियों मैं बता रहा था कि बर्क किस तरीके से, तो राजनीति में बर्क क्या होता है। राजनीति में आपने देखा होगा कि राजनीतिक दलों में आकर्षण वोटर को किस तरह करते हैं। राजनीतिक दलों ने आकर्षण के लिए धर्म, जाति, संप्रदायवाद, ये राजनीति के खास आकर्षण हैं जिनके ऊपर राजनीति चलती है। और साथियों, अगर राजनीति जाति, धर्म और संप्रदाय के हिसाब से चलेगी तो आप निश्चित मानिएगा कि आपके जो रोज़मर्रा के मुद्दे हैं वो मुद्दे पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि आपने मुद्दों के लिए तो वोट जब कोई राजनीतिक पार्टी नहीं लेती है तो उसके वो भी सोचती है कि जब मुद्दों के लिए वोट नहीं मिल रहा है तो वो जब वोट उनको दूसरे तरीके से मिल रहा है तो मुद्दों की बातचीत नहीं करती हैं। तो इन तरह की राजनीति से कैसे बचा जाए और आज का युवा का राजनीति में क्या कंट्रीब्यूशन हो, इसके बारे में हम लोग आज बातचीत करेंगे। इस राजनीति की बात करने से पहले हम राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जान लेना जरूरी समझते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था क्या है। इसे बोलते हैं पॉलिटिकल सिस्टम। अर्थशास्त्र के जो विद्यार्थी हैं या फिलॉसफी के विद्यार्थी हैं उन लोगों ने इसको पढ़ा होगा, राजनीतिक सिस्टम। राजनीतिक सिस्टम में पॉलिटिकल सिस्टम होता है, इसमें 3 भाग होते हैं। आमतौर से हमारे यहाँ बताया जाता है कि हमारे 4 भाग हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिनी और चौथा खंभा पत्रकार माना जाता है। परंतु राजनीतिक व्यवस्था कहती है 3 भाग हैं उसके अंदर। एक रूलिंग पार्टी होती है जो कि गवर्नमेंट होती है, या गठबंधन हो या एक पार्टी हो जो बहुमत विधानसभा में, लोकसभा में जिसको बहुमत मिलता है, रूलिंग पार्टी होती है, उसको शासन का अधिकार है। दूसरा होता है विपक्ष, जो रूलिंग पार्टी के कार्यों पर गुणदोष के आधार पर उसका विरोध करता है, उसको अपोजिशन विपक्ष बोलते हैं। और एक तीसरी व्यवस्था और बहुत ज़रूरी व्यवस्था होती है हिंदुस्तान में। अभी हालांकि उसका नाम नहीं आ पाता, व्यवस्था के नाम पर मौजूद है, परंतु पश्चिमी देशों में हम देखेंगे वो होता है प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप क्या चीज़ है? विभिन्न संगठन, विभिन्न वर्गों के संगठन, प्रभावशाली संगठन जो अपने वर्गों के हितों के लिए अपनी बात शासन तक पहुंचाते हैं। वकीलों का संगठन, व्यापारियों का संगठन, किसानों का संगठन, मजदूरों का संगठन, छात्रों का संगठन, इस प्रकार के जो ग्रुप होते हैं ये अपनी बात सरकार को देते हैं। सरकार उनकी बातों का मंथन करती है, जांचती है, और लागू करना न करना सरकार के ऊपर होता है, परंतु वो लोग अपनी बातों को लगातार रखते रहते हैं। ये प्रेशर ग्रुप का भी राजनीतिक व्यवस्था में बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये 3 तरह की राजनीतिक व्यवस्था होती है राजनीतिक सिस्टम में। अब सवाल ये उठता है कि जो हमारे बेरोजगार साथी हैं, उन बेरोजगार साथियों का राजनीतिक व्यवस्था में क्या रोल है। अब उससे पहले हम देख लेना चाहेंगे कि भारत के युवाओं की स्थिति क्या है। अगर हम प्री पेंडेमिक में जाएं तो इतनी विकराल स्थिति नहीं थी, हालांकि थी, परंतु महामारी के बाद भारत में बेरोजगारों की क्या स्थिति है इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। अमूमन बताया जाता है कि भारत में 6 करोड़ बेरोजगार लोग हैं। महामारी के बाद ये आकलन किया गया है कि इनकी संख्या बढ़ सकती है। जैसा कि हरियाणा में देखें तो वहाँ 26% बेरोजगार की आंकड़ा आता है। तो हम ये मान के चलते हैं, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा प्रमाणित आंकड़ा नहीं है, मान के चलते हैं कि भारत में 10 करोड़ के आसपास लोग बेरोजगार होंगे। कुछ लोगों को कहना है कि 15 करोड़ तक भी हो सकते हैं, परंतु हम नीचे की अवस्था लेते हैं, 10 करोड़ बेरोजगार लेते हैं। तो बेरोजगार लोग बेरोजगार क्यों है, पहले तो उनको ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे नीतियाँ उतनी स्पष्ट और रोजगार सृजन करने वाली नहीं है। अब नीतियाँ रोजगार सृजन करने वाली कैसी बने, इसके लिए हमें थोड़ा सा फिर जाना पड़ेगा
पार्टी के कल्चर के ऊपर कि पॉलिटिकल पार्टी भारत में किस प्रकार की हैं। भारत में यदि हम देखें तो जो पॉलिटिकल पार्टी चल रही हैं तो उसमें एक आती है लेफ्ट में आते हैं कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह, जो पार्टीज हैं वो लेफ्ट में आती हैं, वामदल जिन्हें बोलते हैं। क्यों बोलते हैं एक अलग से वीडियो हम राजनीति का बनाएंगे, उसके ऊपर बताएंगे आपको। और एक दक्षिणपंथी का वामपंथी होते हैं कि जहाँ कंट्रीब्यूशन कहते हैं कि श्रमिकों का और नीचे सर्वहारा का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए सत्ता के अंदर। एक राइट है, राइट कहते हैं कि पूंजीपतियों के ऊपर यदि व्यापार का और देश के बड़े उद्योगों का काम रहेगा तो देश ज़्यादा तरक्की करेगा। एक बीच की लाइन है समाजवाद की, जो एक मॉडरेट लाइन लेके चलते हैं कि कुछ काम सरकार के पास, कुछ काम लोगों के पास रहेगा। और एक चौथी तरह का एक व्यवस्था और भी पार्टियों की कहीं कहीं देखने को मिलती है, जो किसी भी विचारधारा को नहीं मानते, जो सीधे सीधे कहते हैं कि हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, हम जनता की तकलीफ़ों को, उनकी क्या परेशानियां, उनकी क्या ज़रूरत है, उनकी आवश्यकताओं को देख के राजनीति करते हैं। तो इस तरीके से विचारधारा है। अब सवाल आता है कि आप लोग राजनीति में क्यों जाएं? और मैं कहता हूं कि राजनीति में आप इसलिए आएँ क्योंकि हमें उस व्यवस्था को बदलना है। अब व्यवस्था कैसे बदली जाएगी? आपके राजनीति में आने से क्या व्यवस्था बदल सकती है? जी हाँ, आपके राजनीति में आने से व्यवस्था बदल सकती है। मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण देता हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले चुनाव को हम लें तो अमूमन 15 करोड़ लोगों ने वोटर थे विधानसभा चुनाव में, और जिसमें से 10 करोड़ लोगों ने अपना मतदान किया। और उत्तर प्रदेश में अगर बेरोजगारों की संख्या ले तो आंकलन के हिसाब से 1 से 1.5 करोड़ उत्तर प्रदेश में बेरोजगार हैं। अगर 1 करोड़ बेरोजगारों की संख्या भी मानी जाए तो ये क्लियर हो जाता है कि 10 करोड़ वोटर में 1 करोड़ बेरोजगार, यानी कि बेरोजगारों की भागीदारी 10% है। और साथियों, जिन लोगों की भागीदारी 10% होगी, निश्चित तौर से मैं कह रहा हूं कि ये लोग जिस पार्टी के साथ भी अगर ये लोग चले गए और इन 1 करोड़ लोगों ने फूंक भी मार दी तो आंधी आ जाएगी, वो भागीदारी बनेगी और ये बार्गेनिंग करने की स्थिति में आ जाएंगे पार्टी से कि आप रोजगार सृजन के लिए क्या क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि रोजगार जनरेट कहाँ होंगे? रोजगार दरअसल जनरेट होते हैं नीचे से, कुटीर उद्योगों से, ग्रामीण क्षेत्रों से, छोटी दुकानों से, इस तरीके से छोटे MSME से। MSME आज की तारीख में भी सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली मतलब क्षेत्र है। तो हमें रोजगार सृजन करने के लिए इन छोटे क्षेत्रों को बढ़ावा देना होगा, इनको बढ़ावा देकर बढ़ेंगे। और यदि आपका कंट्रीब्यूशन उसमें बनता है, राजनीति में भागीदारी बनती है, तो निश्चित तौर से जो दल युवाओं का समर्थन लेना चाहेगा, उन्हें युवाओं के लिए कोई ना कोई योजनाएं प्रस्तुत करनी पड़ेंगी। जब देश आज़ाद हो रहा था तो नेताजी ने आह्वान किया था, गांधी जी ने आह्वान किया था, युवाओं को आह्वान किया था, आप आइए, आज़ादी के संघर्ष में साथ दीजिए। आज देश पलटना है तो फिर युवाओं से ही कहा जाएगा कि देश को पलटना है तो आप लोगों को आना पड़ेगा। अगर युवा ठान लें कि राजनीति ठीक करनी है, तो मैं फिर के दोहरा रहा हूं कि जिसके साथ युवा खड़ा हो जाएगा वही दल सत्ता में आएगा, और युवा उनसे बार्गेनिंग करके ही उसके साथ खड़े होंगे, पूछ लेंगे कि वे हमारे लिए क्या करने जा रहे हैं। अब क्या दशा है उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की हम देखें तो एक संस्था है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, बड़ा चौंकाने वाला सर्वे है। वो सर्वे कहता है कि जो टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट हैं भारत के अंदर बेरोजगारी के आंकड़े में, उसमें 5 उत्तर प्रदेश में हैं। और दुर्भाग्य कि नंबर 1 वाला भी उत्तर प्रदेश का है प्रयागराज, नंबर 2 वाला भी उत्तर प्रदेश का है मेरठ, इसके बाद में कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, बनारसी, ये थोड़े नीचे हैं परंतु टॉप 10 में ये लोग ये ज़िले आते हैं। तो उत्तर प्रदेश के अगर हम स्थिति को आंकलन करें उत्तर प्रदेश की का, तो मैंने बताया कि 1 करोड़ की संख्या यदि है तो ये लोग अगर संगठित हो जाए। अब आप सवाल एक करेंगे कि तमाम बेरोजगार साधन है नहीं, कैसे संगठित होंगे? कोई आपको ना तो सम्मेलन करने, ना आपको स्टेशनरी बनवा दी, ना बहुत बड़े करने हैं, कैसे संगठित होंगे? आप मोहल्ला स्तर पर, गांव स्तर पर, वार्ड स्तर पर अपने साथियों को एकत्रित कर लीजिए, चाहे किसी भी नाम से संगठन बने, तय कर लीजिए। आज़ाद बेरोजगार समिति बना सकते हैं, कुछ भी हो, एक समिति बन जाए बेरोजगारों की, और इस तरीके से बेरोजगारों की श्रृंखलाबद्ध, जैसे कि रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशंस बनी हुई हैं
मोहल्ले में बनती हैं, फिर वो ज़िले की इकट्ठी हो जाती हैं, शहर की बन जाती हैं। इस तरीके से एक संगठन बनाते हुए, जोड़ते हुए ले जाएं। और साथ में आपको करना क्या है, आपको केवल इतना करना है कि संगठित रहना है और अपने क्षेत्र की, अपने मोहल्ले की, अपने गांव की, अपने ब्लॉक की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को अधिकारी तक पहुंचाना है। कोई लड़ाई नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई ऊंची आवाज़ नहीं, कोई आंदोलन नहीं, कोई धरना प्रदर्शन नहीं। केवल आपको बात करनी है। और एक काम और साथ के साथ आप कर सकते हैं, वो है आरटीआई का। आरटीआई में एक बहुत बड़ा विवाद है कि आरटीआई बहुत अच्छी चीज़ है। 2005 में आरटीआई एक्ट आया था, बहुत अच्छी सुविधा दी है, एक आम आदमी के हाथ में, नागरिक के हाथ में बहुत अधिकार दे दिया है सरकार से जवाब तलब करने का, विभागों से सवाल पूछने का। परंतु कई बार देखा गया है कि मैं एक चीज़ आपको बता दूं उसी नज़रिए से जो मैंने देखा है, आप आरटीआई के कार्यकर्ता बने किसके लिए? लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, कभी भी किसी की रोजी छीनने के लिए नहीं, किसी के मकान को तोड़वाने के लिए नहीं। इस नकारात्मक यदि आप आरटीआई से काम करेंगे तो मैं बता रहा हूं कि 1-2 साल के अंदर इतने बदनाम हो जाएंगे कि लोग आपके नाम से नफरत करने लगेंगे। तो आरटीआई का काम बड़े, हमारे यहाँ बहुत नेता हैं, मैं आज किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ना किसी पार्टी के समर्थन का आपको आह्वान कर रहा हूँ, परंतु कई लोग, बड़े नेता ऐसे हैं जो आरटीआई के माध्यम से कार्य करते हुए आज बहुत बड़े शिखर पर पहुँच चुके हैं। तो उस तरीके से एक संगठन बने और ये संगठन धीरे धीरे बड़ा होते होते पूरे प्रदेश के संगठन से जुड़ जाए। अब आप फिर वही बात लौट के आती है कि हम किस पार्टी से जुड़ेंगे, तो मैं आपको कह रहा हूँ बिल्कुल ओपन फील्ड है किस पार्टी से। अगर हम पार्टियों को देखें तो हिंदुस्तान के अंदर 2293 पार्टियां हमारी रजिस्टर्ड हैं चुनाव आयोग के अंदर। 59 पार्टियां हमारी मान्यता प्राप्त हैं राज्यों के अंदर, और 7 पार्टियां हैं जो नेशनल मान्यता प्राप्त हैं, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं। अब किसी भी पार्टी से 2293 हैं, तो इन 2293 को तो हम छटनी कर सकते हैं। 7 राष्ट्रीय पार्टियां हमारे पास हैं। अगर प्रदेश के चुनाव होते हैं तो वहाँ 59 है हमारे पास। जो पार्टी प्रमुख पार्टियां हैं उनमें आप हर पार्टी से बार्गेनिंग कर सकते हैं कि आपके पास युवाओं के लिए क्या योजना है। हम युवाओं को रोजगार देंगे, सत्ता में आ गए, ये लाइन हमारे लिए इनसफिशिएंट है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हमें योजना चाहिए। आप रोजगार देंगे, हमें उसका ब्लूप्रिंट दे दीजिए कि आप किस प्रकार से रोजगार देंगे। अब सवाल एक हमसे लोगों ने बहुत पूछा, जब हम व्यक्तिगत परिचर्चा में इस तरह की बातें कर रहे थे कि भाई युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि राजनीति में इस समय क्या हो गया, राजनीति को एक व्यापार बन गई है। युवा आएंगे तो ठीक करेंगे, तो लोगों का सीधा सीधा कहना होता था कि राजनीति में हम किस पार्टी को देखें। तो एक चीज़ आप जरूर देख लीजिएगा, आपको आईएएस के बारे में आप जानते हैं, एक अधिकारी आईएएस बनता है और अगर लगन निष्ठा से कार्य करता हुआ चले तो वो अधिकारी कहाँ तक जाता है? सेक्रेटरी तक जाता है। मार्ग खुला हुआ है, मंजिल है उसके पास सेक्रेटरी की, उसको दूरी तय करनी है। अगर वो निष्ठा के साथ, परिश्रम के साथ काम करता जाएगा तो वो पहुँच सकता है। एक आईपीएस अधिकारी बनता है, वो निष्ठा के साथ काम करता है तो डीजीपी तक बन सकता है। वहाँ हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, ये मैंने उदाहरण दिए हैं। वहाँ हम बिल्कुल नहीं जाएंगे और आप भी ऐसी जगह कहीं नौकरी करना पसंद नहीं करेंगे। आप क्या, कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा जहाँ चपरासी भर्ती हो और 35 साल के बाद चपरासी ही रिटायर हो, ऐसी नौकरी कोई पसंद नहीं करेगा। कारपोरेट में लोग पसंद क्यों करते हैं कि कारपोरेट में मेहनत करने वालों को, हो सकता है चेयरमैन ना बन पाए, कारपोरेट में चेयरमैन नहीं बन सकते क्योंकि वहाँ मालिक होता है, परंतु कारपोरेट में काम अच्छा करते हैं तो आदमी ऊपर बढ़ते हुए एमडी तक पहुँच जाते हैं। परंतु किसी दुकान में आप 40 साल 45 साल भी मेहनत करेंगे तो आपकी वैल्यू तो बनेगी, परंतु ऐसा संभव नहीं है कि वहाँ निर्णायक मंडल में आपकी एंट्री हो जाए। हो सकता है बहुत से दुकानदार आज की तारीख में मॉडर्न हैं और कॉर्पोरेट स्तर पर काम कर रहे हैं, तो कई बार लोग पूछते हैं पार्टी के बारे में, तो मैं साफ कहता हूँ कि पार्टी ऐसी हो जहाँ ऊपर बढ़ते हुए आप जा सकते हो। जैसे भारत का राष्ट्रपति कोई साधारण नागरिक बन सकता है, भारत का राष्ट्रपति किसी रानी के कोख से जन्म नहीं लेता। इसी प्रकार डेमोक्रेसी में राजनीतिक पार्टियां उसी प्रकार की होनी चाहिए कि एक साधारण सा कार्यकर्ता भी बढ़ते बढ़ते आगे तक बढ़ जाए। कहीं राजनीतिक पार्टियों में ऊपर
स्वामित्व नहीं है तो वह एक कोटरी भी बनी हुई है कि 8, 10, 15, 20 लोगों की एक कोटरी समझते होंगे, एक इनर लाइन बन जाती है सलाहकारों की, तो कोटरी भी बनी हुई है। तो वो कोटरी भी नए लोगों को प्रवेश नहीं देने देती है, वो एक अपना आधिपत्य सा बना लेते हैं। तो ये राजनीति करते में ये सब बातें हम लोगों को सीखनी है। और इन सब के ऊपर मैं हमेशा कहता हूँ, संभव हो तो जिस तरीके से ट्रेड यूनियन चलती हैं, जिस तरीके से और संगठन चलते हैं, आप भी बेरोजगारों का एक अलग संगठन बना के चलें और चुनाव से 2 महीने पहले राजनीतिक दलों से वार्तालाप करें। अभी पार्टियों की तरफ आकर्षित ना हो, कारण दुनिया का हर असाध्य रोग ठीक हो सकता है, किंतु भारत में इस समय जो स्थिति आ गई है, जाति और संप्रदायवाद की जो स्थिति आ गई है, बड़ा मुश्किल लगता है कि पार्टियां उसको छोड़ दें। क्योंकि वोट पाने का जो कहा जाता है कि छोटा रास्ता है वोट पाने के लिए, तो सभी राजनीतिक पार्टी कोशिश करती है कि उस रास्ते को अपनाएं। और जो पार्टियां कहती हैं कि हम जातिवाद नहीं मानते, मैं उनसे एक सीधा सा एक प्रश्न करना चाहता हूं, सभी पार्टियों के लिए है कि जब आप टिकट देखते हैं, इंटरव्यू होता है, तो सबसे पहले आप क्या पूछते हैं कि आपकी जाति के कितने लोग हैं? कोई पार्टी ऐसी है जो ना पूछती हो? अगर नहीं पूछती है तो बड़ी अच्छी बात है कि जाति देख के नहीं है, हम व्यक्ति का काम देख के। किसी ज़माने में देखा जाता था एक पार्टी के अंदर कि ये पार्टी कितना संघर्ष किया है, कितनी बार जेल गया है, कितना इसका कंट्रीब्यूशन है समाज के अंदर, तो उस तरह की बात होती थी। पर आज बहुत मुश्किल काम है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि असंभव है, परंतु कह रहा हूँ कठिन है। हो सकता है कुछ लोग अपवाद हों, मैं आरोप किसी के ऊपर नहीं लगा रहा, अपवाद हों, ऐसा संभव है कि कुछ लोग अपवाद हों, परंतु आम तौर पर जो चलन है वो चलन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो इन बातों को देखते हुए अब आप कहेंगे कि हमको रोजगार की बात तो आपने की नहीं, आप तो राजनीति की तरफ हमें आकर्षित करते हैं। रोजगार की बात पहली बात तो यह है कि राजनीतिक पार्टी का संचालन करना अपने आप में एक बड़ी बात है। जिस प्रकार कोई एनजीओ का संचालन करते हुए व्यक्ति का एक कैरियर बनता है, उसी प्रकार राजनीतिक पार्टी का संचालन करते हुए भी कैरियर बनता है। और पदों की बात आप कहते हैं ना, कितने पद हैं, कितने सरकार के अंदर नौकरियां हैं, आप कैलकुलेशन कीजिए कि कितने पद हैं राजनीति में। अगर हम स्थानीय निकाय के अंदर जाएं तो सभासद कितने हैं, ग्राम प्रधान 3000 से ऊपर हैं, ब्लॉक हैं ऊपर है, इस तरह मतलब हजारों की संख्या में पद होते हैं जो राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा पूरे किए जाते हैं। अगर आपका अपने क्षेत्र में काम है तो निश्चित तौर पर कह रहा हूं कि आपके कुछ माह कुछ साल की सेवा के बाद जनता खुद में खुद कहेगी कि आइए आप जिम्मेदारी संभालिए। और जो ऐसा सारे लोग तो एडजस्ट नहीं होंगे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि संगठन में काम करने का आपको अनुभव मिलेगा। मैं प्रयास करूंगा और मेरा प्रयास रहेगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव आने से पहले राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, राजनीतिक पार्टियों के बारे में आप लोगों को इतना खुलकर बता दिया जाए कि आप एक अच्छे खासे नेता से ज़्यादा, मैंने देखा है राजनीति में, मेरा बहुत अच्छा तजुर्बा है कि लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं परंतु नहीं लिख पाते, उनको विभागों की जानकारी नहीं, चिट्ठियां लिखने की जानकारी नहीं। मैं एक थॉरोली, देखिए हम लोगों का तो प्रशिक्षण हुआ था राजनीतिक तौर पर, तो हम लोगों को दूसरी प्रकार की समझ है, परंतु ये अगर युवाओं को समझ पैदा कर दी गई, 1 करोड़ युवा अगर प्रशिक्षित हो जाते हैं तो निश्चित तौर पे मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूं कि जिस बात को मैं कह रहा हूं असंभव है, राजनीतिक पार्टियों का चरित्र बदलना, वो बात संभव हो जाएगी। मुझे कोई ऐसा नहीं कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में जाके प्रचार करने की बात कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि राजनीतिक दल अपना चरित्र बदलें, अपना तरीका बदलें, जनता की जो मुद्दे हैं उनसे जुड़ें। और सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, अगर किसी हम सरकार के लिए देखते हैं, राजनीतिक पार्टी के लिए देखते हैं, सरकार आती है तो मुद्दे क्या हैं? देखिए सरकार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर। हम लोग सरकार चुनते हैं तो हम सरकार चुनने में खाली ये थोड़ी वोटर दे दिया। अब जो लोग पैसे लेके शराब की बोतलों से वोट लेते हैं तो निश्चित तौर से वो चुने जाने के बाद व्यापार करेंगे, आपकी सेवा नहीं करेंगे। परंतु
फिलॉसफी क्या कहती है कि मैं अपने कुछ अधिकार आपको सौंप रहा हूं, आप शासन करिएगा, परंतु उसके साथ साथ आप मेरे लिए क्या करेंगे, वो है लॉ एंड ऑर्डर, आप मेरी सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। दूसरा है हेल्थ, आप हमारे स्वास्थ्य की देखभाल करेंगे, उसकी व्यवस्था करेंगे, अस्पताल बनवाएंगे, डॉक्टरों की व्यवस्था रहेगी, दवा की व्यवस्था रहेगी। हालांकि बहुत कुछ हद तक आज निःशुल्क है, परंतु हमें वो स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल पा रही है जो स्वास्थ्य सेवा हमें मिलनी चाहिए, जो संविधान के चैप्टर 4 में व्याख्या की गई है कि हमको निःशुल्क पढ़ाई और दवाई, पूरी चिकित्सा हमारी निःशुल्क होनी चाहिए। वो अभी हम उससे बहुत दूर हैं, हम उसके नज़दीक जाना चाहते हैं। तो हेल्थ हमारी हो, एजुकेशन। अब हेल्थ और एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि जब प्राइवेट जाते हैं तो हमको बड़े अच्छे मतलब स्कूल मिलते हैं हमको होटलों से अच्छे, अस्पताल मिलते हैं होटलों से अच्छे, परंतु हम सरकारी जाते हैं तो हमें व्यवस्था दूसरी प्रकार की मिलती है। तो हम तो केवल इतना चाहते हैं कि हमें होटल नहीं चाहिए, हमें कोई स्टार नहीं चाहिए, हमारे परिवार को डॉक्टर देखे और दवाई दे दे, उसका उपचार हो जाए। हमारे बच्चों को स्कूल साफ सुथरा मिल जाए, जहां ऐसी पढ़ाई मिले कि वो कॉम्पिटिटिव प्रतियोगी परीक्षाओं में पास हो सके, उसको चुनाव के लिए एट पार बराबर का अधिकार मिल सके। बहुत पहले से कहा जाता रहा है कि एक चपरासी का बच्चा जहाँ पढ़ता है और एक सेठ का बच्चा वहाँ पढ़ता है, दोनों की पढ़ाई के स्तर में अंतर होता है। ठीक है, आज की तारीख में बहुत से गरीब लोगों के बच्चों ने मेहनत करके, परिवारों ने अपने बहुत सी खर्चे काट के बच्चों को आगे पढ़ाया, बच्चे सफल हुए हैं। परंतु एक मुद्दा फिर भी बाकी रहता है कि एक बराबरी की ऐसी शिक्षा हम लोगों को दे पाएँ कि निःशुल्क हम समाज के बच्चे पढ़ सकें। एक सिविल कंडीशन, हकीकत में कोई कहने में गुरेज नहीं है कि सिविल कंडीशन के बारे में अभी हम बहुत, सिविल कंडीशन क्या है, हमारे साफ़ सफाई, हमारे ड्रेनेज सिस्टम है, जो हमारे जो आसपास रहने की व्यवस्था है वो साफ़ सुथरी हो, पॉल्यूशन ना हो और हमें खुली हवा, खुली ऑक्सीजन मिलती हो, कि हमें आम तौर पे ऑक्सीजन को लिए हमें परचेज ना करनी पड़े। इतनी खुली हवा अगर आपको मिलेगी तो हो सकता है कि देखिए कोरोना जैसी महामारी की बात अलग है, आम तौर पे यदि आपका पॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, तो वहाँ आपको साफ़ सुथरी हवा मिलती है तो शरीर स्वस्थ भी रहता है। और एक और चीज़ है जो सबसे बड़ी चीज़ है, जहाँ आप जुड़े हुए सीधे तरीके से, वो इकोनॉमी। अब इकोनॉमी क्या है, सरकार का और इकोनॉमी का बहुत गहरा रिश्ता है। सरकार, सारी इकोनॉमी ही सरकार की है। इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी है कि हमारी नीतियाँ ऐसी हों कि देश समृद्धि करे, समृद्धि करे। मैं इसको इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि देश समृद्धि की बात होती है तो हमारे यहाँ के कुछ लोग समृद्धि नहीं करें। हमने कहा कि साहब, मैं एक उदाहरण देता हूँ, बड़ा हास्यास्पद उदाहरण है कि एक गणितज्ञ से कहा गया कि एक व्यक्ति बैठाला कुर्सी पे, उसके एक पैर में गर्म पानी, तेज़ गर्म पानी, और एक पैर उसका एक ऐसे बाल्टी में डाल दिया गया जहाँ बर्फ़ का ठंडा पानी था। अब वो दोनों तरफ से परेशान है, गणितज्ञ को बुलाया, बोले भाई इसके बताइए, तो उसने दोनों का टेम्परेचर लिया, एवरेज निकाल के बोला वाह आनंद आ रहा होगा। तो वो व्यवस्था नहीं चाहिए कि हमारे यहाँ पर 1 लाख बहुत पैसे वाले हों और बाकी लोग गरीब हों और एवरेज निकालेंगे हम, तो हमारा जो एवरेज है वो तो, अरे एवरेज तो हिंदुस्तान का ठीक आ रहा है भाई, क्या दिक्कत है, हमारी आर्थिक व्यवस्थाएं ठीक है। नहीं, हमको व्यक्ति के हिसाब से चलना है कि न्यूनतम एक व्यक्ति को जितनी घर चलाने के लिए, भोजन के लिए, रहने के लिए, शेल्टर के लिए जितनी आवश्यकता है उतनी हर व्यक्ति को मिले। तो ये इकोनॉमी का काम है। और दूसरा काम क्या है इकोनॉमी का, सबसे जो आपसे रिलेटेड है, कि हमारी आर्थिक नीतियाँ ऐसी हों जिससे रोजगार का सृजन हो। हमारी आर्थिक नीति ऐसी नहीं हो जिससे रोजगार जाते हों। 2009 में सर्वे हुआ था अर्जुन सेनगुप्ता कमेटी का। उस सर्वे में रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट बड़ी चौंकाने वाली थी। रिपोर्ट में बताया गया कि जो अतिरिक्त पैसा हमने कंपनियों को दिया कि आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं, और प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो आपके यहाँ रोजगार बढ़ेगा, लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, लोगों को नौकरी मिलेगी। पर कमेटी अपनी रिपोर्ट में कहा कि ज़्यादातर कंपनियों ने पैसे का इस्तेमाल अपने आप को मॉडर्नाइज करने में किया। अब देखिए फ़र्क,
आपने धन लेके प्रोडक्शन बनाने के लिए काम को फैलाया, एक तरफ आपने धन लेके अपनी मशीनों को इतना अपग्रेड कर दिया कि वो मशीनों से प्रोडक्शन बढ़ गया और उधर लोग बेरोजगार हुए। ये दूसरी बात है। तो 2009 की अर्जुन सेन कमेटी की रिपोर्ट थी कि 45% जो एडिशनल बेरोजगारी जो फैली है वो इसलिए फैल गई कि जो भी फाइनेंस किया गया था उसको अपग्रेड करने में, मशीनों को अपग्रेड करने में लगाया गया। तो बेरोजगारी, सरकार की नीतियाँ, मैं फिर दोहरा रहा हूँ जो बात शुरू में मैंने कही थी, सरकार की नीतियाँ कहाँ कि हम नीचे से चलें, कुटीर उद्योग से बढ़ते बढ़ते MSME को सपोर्ट करते हुए चलें। और कुछ उद्योग निश्चित तौर से, कुछ उद्योग ऐसे हैं जो छोटी पूंजी से नहीं लग सकते, उनको बड़ी पूंजी वाले लगाएंगे तो वहाँ भी जाएंगे। परंतु रोजगार कहाँ मिलेंगे? हमारा 70% रोजगार तो हमारे गांव में मिल जाता है। तो हम गांव को बढ़ाएंगे। ये बातें फिर जब इकोनॉमिक पॉलिसी की बातें होंगी तो होंगी। आज हम बात कर रहे हैं बेरोजगार युवाओं से कि राजनीति में आके वो देश को कैसे बदल सकते हैं। तो बहुत गुंजाइश है, मैं जो बता रहा था कि इकोनॉमी में अगर चेंज आता है तो हम करेंगे। अब क्या ज़रूरत पड़ती है, क्यों पिछड़ जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर क्यों आगे बढ़ जाता है? तो हमने देखा कि हमारे यहाँ पिछले साल की बात छोड़ दीजिए, 1%, 1.5%, 1.25% से ज़्यादा हम हेल्थ और एजुकेशन पर खर्च नहीं कर रहे थे। हम लोग अगर कोशिश करें दूसरे बेफालतू खर्च कम करें और 6% अगर हेल्थ और एजुकेशन पर खर्च करें तो निश्चित तौर से हमारी हेल्थ और एजुकेशन प्राइवेट से अच्छी हो जाएगी और गरीब आदमी का बच्चा भी एक एट पार कंपटीशन के लिए आगे जाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये नीतियाँ चारों तरफ जब बदलने की बात होगी तो वो नीतियाँ तभी बदल सकती है जब ये राजनीतिक पार्टियों को ये मालूम पड़ जाए कि अब की बार वोट जाति से और धर्म से नहीं मिलने वाला है। अब की बार वोट हमको कुछ रोजगार देने वाली बातों से, हमें इकोनॉमी को बढ़ाने की बातों से, हमें स्वास्थ्य देने से, हमें एजुकेशन अच्छी देने से, इस तरीके से बनेगा। 3 करोड़ वोट मिल जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में सरकार बन जाती है। और हमारा बेरोजगार, हमारे युवा साथी और भी जोड़ लें, अगर युवाओं को जोड़ लें तो अगर 1 करोड़ को हम मान लेते हैं तो आपका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन उसके अंदर हो गया। इस ताकत को आप पहचानो। मैं आपको रोज़गार सर्च करने से नहीं रोक रहा, आप अपना रोज़गार देखें, प्रयास करते रहें, परंतु भारत की राजनीति को बदलने के लिए आपका किया गया प्रयास आपके और आपके आने वाली संतानों के रोज़गार में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप ठान लीजिए, मन में ठान लीजिए, राजनीति में जुड़कर राजनीति पलटिए। और राजनीति में जुड़ने का अर्थ ये कभी नहीं होता कि आप नौकरी के लिए डिस्क्वालीफाई हो गए। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जिन भाइयों ने, जिन हमारे युवा साथियों ने तब योगदान किया था, वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी सामान्य रूप से हर पद के लिए एलिजिबल रहे, आगे बढ़े। आप भी रहेंगे। और अगर अच्छी तरीके से आप राजनीति में घुस गए तो राजनीति में भी आपके लिए सुनहरे अवसर हैं। मैं सोचता हूं कि आप लोग इस पर मनन करेंगे, अपने मोहल्ले में, वार्ड में, गांव में बेरोजगारों को इकट्ठा करेंगे। और मेरी शुभकामना आपके साथ है। मैं हमेशा उपलब्ध रहूँगा। आगे जो भी आप गाइडेंस चाहते हैं वो मिलेगी। कोई बात पूछनी हो आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं। और साथियों, एक निवेदन मेरा ज़रूर है कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनावों में हमारे युवा साथियों का सहयोग अवश्य होना चाहिए। और आपके सहयोग से बनी हुई सरकार आपके साथ वादा खिलाफी नहीं कर पाएगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।